जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है तो ऑनलाइन है उन लोगों को। चले, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट फ्रॉम यू या पहले ऑनलाइन को फिनिश कर लें? चले, मैं आप लोगों से वन बाय वन मैं तो आपको बुलवा लेता हूँ जिनकी मेरे पास प्रेजेंटेशंस आ गई हैं। लेट मी सी कि किसकी आ गई है। तो जी, सीमा, पहले आपकी। जी सर, आवाज़ आ रही है सर। जी सर, आवाज़ आ रही है सर। हम जरा भी इधर आप यहाँ पे खड़े हो जाइएगा, ठीक है? मैं इधर से आपकी बात सुनता रहूंगा और आप जो है ना प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। लेट मी ऑर्डर प्रपोजल। एक मिनट में जरा कॉपी कर लो। ठीक है जी, सीमा। Let us share your presentation। तो हम ऑन कैंपस स्टूडेंट है हमारी सीमा, वो प्रेजेंट करेंगी। काइंडली जो ऑनलाइन है वो इनकी बात सुने। ट्राई टू नोट डाउन दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इनको बताई जाए अगर कोई इनकी इम्प्रूवमेंट करने वाली चीज़ है तो। एक मिनट, लेट मी जस्ट शेयर इट हियर फर्स्ट। हाँ जी, अब ये आ गया आपके, लेकिन आपने शायद टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसको आप पढ़ना चाह रही हैं। आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप इसको देख के प्रेजेंट करें। टेक्स्ट को ना पढ़ें, हम बता दें। Has been declaring level for activist community segmentation from dermatological images and my supervisor is Shazmi Deepak. ठीक है, गुड। शादी से डिस्कशन होती रही आपकी? जी सर। और उसमें कुछ चीज कही है, बताइए आपको कि कैसे करनी? जी सर, बताइए। चलिए। और ये मेरा सीक्वेंस होगा। स्लाइड शिफ्टिंग नाम मैं देता हूँ। गुड पॉइंट। स्लाइड शिफ्टिंग, ये आप पकड़ी थोड़ा सा सही, पीछे से आपने कंट्रोल रखना है। ये रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। बटन आगे उल्टा पकड़ा हो। ऑन है, ऑन होगा। एक मिनट, लेट मी कनेक्ट इट फर्स्ट। अभी देखिए स्लाइड मूवर जा रहा है आगे। हाँ है, ठीक है। तो इस हो गया। इसके सेंटर में एक बटन है, उसमें अगर आप करेंगी तो वो लाइट भी देगा। ठीक है, चलो। Skin cancer introduction है कि skin cancer one of the most common cancer worldwide और इसकी जो रेशियो है वो rapidly increase हो रहा है, जो रेशियो भी है fantastic। और इसमें कुछ challenges है जैसे कि variation in appearance, presence of artifacts, multiple lesion और local transient ज्यादातर challenge है हमारे पास skin lesion से condition। इसी बात लिटरेचर रिव्यू है, इसमें जो पहला है पीटीआर यूनिट जो है वो रिड्यूस किया गया 2024 में। इसमें जो सीएनएन और ट्रांसफार्मर की टेक्निक्स है वो कंबाइन कर दी गई। और इसमें जो डेटा सेट यूज होंगे वो आई 2018 और 2017। इसमें जो एक्यूरेसी थी 90.61%, लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस आ गए जैसे कि लो कंट्रास्ट इमेजेस और इसकी बाउंड्री डिटेक्शन, इसमें चैलेंजेस आ गए। इसके बाद नवीद एट अल ने एवी नेट प्रपोज किया जिन्होंने अटेंशन मैकेनिज्म और नेगेटिव कम्युनिकेशन को यूज किया। ये टेक्निक्स है अपनी एक्यूरेसी जो 90.20% थी। इसमें जो चैलेंज था वो लार्ज वेरिएशन इन रीजन शेप्स एंड साइज थी। इसी तरह इकबाल इमरान जो कि मेरे सुपरवाइजर भी है, उनका एक पेपर है रीजन अवेयर अटेंशन डेप्थ वाइज सेपरेबल कम्युनिकेशन, इसकी टेक्निक यूज की और जो मेरा बेस पेपर भी है। तो इसमें उन्होंने जो है वो चार जो है डाटा सेट यूज की और इन्होंने जो एक्यूरेसी थी वो 89.50% थी। लेकिन इसमें जो चैलेंज था वो ये था कि लिमिटेड बाय आर्टिफैक्ट्स इन द टॉपिक इमेज एंड टेक्स्ट रेजोल्यूशन लिखने जा रहे थे। इसी तरह बाकी जो है इन्होंने भी टेक्निक्स जो है वो अप्लाई की डिफरेंट
लाइक स्प्लिट अटेंशन मैकेनिज्म, मल्टी स्पेस फीचर, और इनकी भी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतर है। लिटरेचर में तो हमने गैप एनालिसिस में डाले हैं कि जब हमारे पास सिमिलर विजुअल फीचर्स होते हैं, सिमिलर एजेस होते हैं, तो हमारे लिए सेगमेंटेशन प्रोसेस जो है वो मुश्किल बन जाता है। डीप लर्निंग मॉडल हैव टू पोटेंशियल, लेकिन फिर भी हमारे पास एक गैप आ जाता है फील्ड ऑफ डेर्मेटोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस। Therefore, more research will be needed to improve the quality and robustness of deep learning models. Then we have problem statement. Problem statement यही है कि जो हमारे पास images होते हैं उनकी जो रीजन की जो साइज होती है वो कलर होता है, शेप होता है, उनमें वेरिएशन आ जाती है और इनहोमोजीनियस होता है, और हमारे पास इरेगुलर बाउंड्रीज होती है और लो कंट्रास्ट इमेजेस होते हैं, जिसमें सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो मुश्किल हो जाता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव मेरी ये है कि मैं पहले CNN हाइब्रिड CNN मॉडल सेगमेंटेशन के लिए यूज बनाऊंगी, और फिर उसका जो है करंट स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड जो होंगे हमारे उनके साथ कंपेयर करूंगी, और जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेनिंग पैरामीटर्स होंगे उनको जो है वो रिड्यूस करूंगी, और जो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी है मॉडल की उसको भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगी। ये मेरे पास प्रपोज मेथडोलॉजी हम जो पब्लिक करने डेटा सेट होंगे उनको बाकी दो मेन सेट में डिवाइड करेंगे। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा जो होगा वो 80% होगा और टेस्टिंग जो होगा वो 20% होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग और टेस्टिंग फर्दर डिवाइडेड ट्रेनिंग एंड मास्क, और फिर इनको जो हमारा मॉडल होगा उसमें CNN जो है वो कोर मॉडल होगा, और इसमें पॉसिबल कंट्रीब्यूशन हो सकती है लाइट वेट और ट्रांसफॉर्मर अटेंशन के लाइक सेल्फ अटेंशन और अटेंशन मैकेनिज्म भी हम यूज करेंगे। तो जो इमेजेस और मास्क है इनको हम इस मॉडल को देंगे, हमारे पास आउटपुट में ट्रेन मॉडल आ जाएगा। उस मॉडल को फिर हम जो है उसकी प्रिडिक्शन निकालेंगे, जो एडिशन इमेजेस होंगे और जो प्रिडिक्शन है उनको एवेल्यूएट करेंगे जो एडिशन मार्क्स होंगे। और CNN हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये लोकल फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे इमेजेस में, और जो ट्रांसफॉर्मर है वो लॉन्ग लिव डिपेंडेंसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो अटेंशन मैकेनिज्म है वो फैसिलिटेट कॉम्प्लेक्स विजुअल अंडरस्टैंडिंग टास्क के लिए। ये मेरे डेटा सेट्स हैं और इसमें जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा है और इमेज की जो है रेजोल्यूशन भी दी गई है। PH2 थोड़ा स्मॉल डेटा सेट है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज हो रहा है जो करंट स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा है। ये मेरे पास एवोल्यूशन मैट्रिसेस होंगे, एल्गोरिथम करेंट क्लास कोएफिशिएंट सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के मॉडल के जो परफॉर्मेंस है उसके एबिलिटी को मुझे। और जो इनिशियल रिजल्ट है ये मैंने बेस पेपर से डाले हैं, जो शायद गौर का पेपर है RMA वाला, तो उसकी जो ये रिजल्ट्स हैं, और ये मेरा टाइम लगा है कि टॉपिक सेलेक्ट करूँगी और लिटरेचर रिव्यू। ठीक ठीक है, थैंक यू। गुड। आपका मिड टर्म में 23 मार्क्स है, ठीक है। पेपर आपने देखना तो आप देख लें। सर इन्होंने किसी वर्ड में डेटा सेट है आपको? ठीक है, वो आप सुपरवाइजर से 1-to-1 है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, ओके। अब और आप में से किसको बुलाया जाए जी? खुरम खुरम शहजाद आ जाए जी। खुरम शहजाद, ये पकड़ लीजिए, वहाँ खड़े हो जाइए और इसको थोड़ा सा कंट्रोल में, ये इसकी गिर ना जाए बस, ठीक है। आप बैठे, मैं आपके सिस्टम को यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। शेर खुरम शहजाद, बिस्मिल्लाह कीजिए। The topic of my thesis is decentralized phishing email detection of learning, machine learning and deep learning. My supervisor is Professor Dr. Faris Maan. Introduction. आज के डिजिटल एरा के अंदर ईमेल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो,
उसमें ईमेल को एज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस की बदौलत मल्टीपल साइबर अटैक किए जाते हैं। तो उन्हीं साइबर अटैक्स में से एक वन ऑफ इम्पोर्टेंट साइबर अटैक है जिसे हम फिशिंग कहते हैं। इसका मकसद जो होता है वो फाइनेंशियली लॉस करना होता है, जैसे ही एटीएम, डेबिट क्रेडिट और इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। और ईमेल फिल्टरिंग की डोमेन मल्टीपल एग्जिस्टिंग टेक्निक यूज की जाती है इनको डिटेक्ट करने के लिए। नॉलेज बेस्ड अप्रोच है और मल्टीपल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल यूज किए जाते हैं। जो हमारी प्रपोज टेक्निक है उसमें हम यूजिंग फेडरेटेड लर्निंग टेक्निक विद मल्टीपल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल एक हम अप्रोच यूज करेंगे फॉर ईमेल फिशिंग डिटेक्शन। ये लिटरेचर व्यू है मोस्ट रिसेंटली 5 पेपर्स का, इसमें ऑथर ने मल्टीपल प्रपोज मॉडल यूज किए हैं, उसमें डाटा सेट की डिटेल गिवन है और जिस मॉडल के साथ उन्होंने हाईएस्ट एक्यूरेसी अचीव की है वो भी गिवन है। इनका मोस्टली जितने भी ऑथर से उन्होंने सेंट्रलाइज अप्रोच यूज की है। गैप एनालिसिस, जिस तरह ईमेल फिशिंग अटैक्स इवॉल्व हो रहे हैं वो में जदीद तरीकों से अटैक किए जाते हैं, इसलिए हमें कहते हैं जदीद मैकेनिज्म की जरूरत है कि हम उनको फिशिंग अटैक जो जदीद अटैक्स को डिटेक्ट कर सकें। जो मोस्टली हमारे जो एग्जिस्टिंग टेक्निक है वो सेंट्रलाइज अप्रोच पे बेस करती हैं। अभी तक डिसेंट्रलाइज अप्रोच पे बहुत ये मिनिमम काम हुआ है। तो जो हमारी अप्रोच है हम यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ईमेल फिशिंग अटैक्स को डिटेक्ट करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कि जो ईमेल फिशिंग अटैक है ये आज के दौर में रिसर्चर के लिए बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। डिस्पाइट इतने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स यूज करने के स्पैमर जो होते हैं वो इनको टेक्निक्स को बाईपास कर लेते हैं। ये एक एंटी पब्लिशिंग वर्किंग ग्रुप है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 8,77,000 फिशिंग अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024। रिसर्च क्वेश्चंस, फर्स्ट हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह फेडरेटेड लर्निंग को एमएल और डीएल एल्गोरिथम के साथ यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हम किस तरह एक इफेक्टिव फिशिंग डिटेक्शन मैकेनिज्म बना सकते हैं कि वो हमारे जो प्राइवेसी कंसर्न हैं उनको क्लियर करे। तीसरा है हाउ टू कंबाइन फेडरेटेड लर्निंग विद एमएल एंड डीएल टू मेक एन एडेप्टिव हाइब्रिड एल्गोरिथम। रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रीवियसली जितना भी इस फील्ड में काम हो चुका है रिसेंटली उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके तो उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। उसके अलावा टू इम्प्लीमेंट एन एफिशिएंट फेडरेटेड लर्निंग टेक्निक फॉर ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम। थर्ड वन is to investigating different machine learning and deep learning models which identify the best combination with federated learning technique। सर ये हमारी प्रपोज मेथडोलॉजी है, इसके अंदर हमारे पास ईमेल का डाटा सेट होगा, देन उसको हम प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस करने के बाद उसकी डाटा क्लीनिंग करेंगे, देन फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद हम टोकनाइजेशन करेंगे, देन इस टोकनाइज्ड डाटा को हम यूजिंग फेडरेटेड लर्निंग टेक्निक हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम को देंगे। देन उस वो क्लासिफाई करेगा कि ये फिशिंग है या लीजिटिमेट ईमेल है। देन एट द एंड हम अपने रिजल्ट्स को एवेलुएट करेंगे। प्रपोज मेथडोलॉजी में डाटा सेट सर हमने ड्रोन ईमेल डाटा सेट से लिया है जो 5 लाख रैकेट्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर दो जो है वो कॉलम्स है, एक में फाइल है दूसरे में मैसेज है। डाटा सेट प्री प्रोसेसिंग में हम जो मैसेज की फील्ड है उससे हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। आगे ईमेल की बॉडी होती है, उसके बाद सेंडर रिसीविंग डाटा, देन उसको हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन की डाटा सेट क्लीनिंग करेंगे। हम के अंदर से स्टॉप वर्ड्स
पंक्चुएशन, जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको रिमूव करेंगे। आफ्टर दिस हम उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो हाईली इंपॉर्टेंट फीचर होंगे फिशिंग डिटेक्शन के लिए हम उनको सिर्फ यूज करेंगे, देन टोकनाइज करेंगे। ये सर मेन हमारा इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर डेटेड लर्निंग। ये हमारा एनवायरनमेंट होगा, जिस पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये एक हमारे पास लोकल क्लाइंट है, और ये जो येलो सिंबल है और लोकल मॉडल ट्रेनिंग है, देन हमारे पास एग्रीगेटेड मॉडल है और सेंट्रल सर्वर है। फर्स्ट हम ईमेल समझो कि ये कौन सा ईमेल का डाटा है, या वासीन का है और ये यूटी का है। तो ये लोकल अपने जो सर्वर है उस पे मॉडल को ट्रेन करेंगे, देन उनके रिजल्ट्स को जो ग्रेडियंट्स की फॉर्म में होंगे वो सेंट्रल सर्वर को शेयर करेंगे। सेंट्रल सर्वर देन इन तमाम क्लाइंट्स का जो वेट्स होंगे उनको एग्रीगेट करेगा, एक एग्रीगेटेड मॉडल बनाएगा। एग्रीगेटेड मॉडल बना के देन वो एग्रीगेटेड मॉडल वो इन लोकल क्लाइंट्स के साथ शेयर करेगा। देन जो लोकल क्लाइंट होंगे उस अपने मॉडल को उस जो एग्रीगेटेड मॉडल होगा उसकी बेस पे अपडेट करेंगे। और ये एग्रीगेशन में होता रहेगा अनटिल कोई हमारी कन्वर्जेंट कंडीशन मीट होती है, जब तक मीट नहीं होती। लास्ट में वैलिडेशन एंड रिजल्ट्स हम अपने जो मल्टीपल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल यूज करेंगे, उनमें से जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसके रिजल्ट्स को हम एवेलुएट करेंगे। एंड लास्ट टाइम ठीक। आपने कोई रिचर रिव्यू ठीक तरह से डिस्कस नहीं किया, कोई ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह नहीं बनाई हुई यस सर। कि जिस तरह ये आपकी ब्लॉक डायग्राम है ना, इस तरह बाकियों की भी कुछ होनी चाहिए। सेम इज एप्लीकेबल टू सीमा एज वेल। सिर्फ ये काफी नहीं होता, ये होता है कि जिसमें आपने एक समरी देनी होती है ना, तो ये समरी स्लाइड होती है 5 पेपर्स के बाद। राइट 5 पेपर्स की इंडिविजुअल आप डिस्कस करेंगे मेथड्स, राइट। फिर आप एक समरी दे देंगे, हाँ जी ये कुछ और भी हैं जिनमें इस तरह से कुछ बात हुई भी। नहीं, अब बसीन की रिक्वायरमेंट जो भी है मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट दी हुई है, तो आप मेरी रिक्वायरमेंट पे चलेंगे। वो ईसीपी इज नॉट माय डोमेन, वो ईसीपी वाले सेपरेट है, उन्होंने कुछ दिया हुआ तो ठीक है वो उनको फॉलो करें हम। बट मैंने आपको इस तरह से बताया था, वो डिफरेंट तरीका था, उसी को फॉलो करना चाहिए था। तो वो मिसिंग है इसमें, उसको देख लें। बाकी ठीक है, आपका टॉपिक शॉपिक जो आपने को सेलेक्ट किया हुआ है, आपने दे दी प्रेजेंटेशन, उसमें एग्री कर गए वो। यस सर। उन्होंने ना जो मैंने मल्टीपल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम लिखे हैं ना, उन्होंने कहा ये ऐसा हो जाएगा काम, आप जस्ट या मेहनत कर लें या डीएल के एल्गोरिथम्स का। तो वो ठीक है, एक देखिए कंप्लेंट। वो उनकी सजेशन है, बट योर सुपरवाइजर कम्स फर्स्ट। आप चाहें तो आप स्टिल यू कैन कंटिन्यू विद द सेम, और सजेशन को आप सुटेबली आंसर कर दें। हर सवाल हर चीज पे राजी भी नहीं होना होता। अगर आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आप कहें जी कि मैं, ठीक है, सारी तो मैंने करनी भी नहीं है, एक आध मशीन लर्निंग करूंगा, दो डीप लर्निंग करूंगा, फोकस डीप लर्निंग पे होगा, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सुटेबली जवाब देना होता है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर, कीप इट अप। आपकी ये पेपर ले लो, आपके 21 मार्क्स हैं। गलती है आपने बस, वाइस ठीक है, आप वापस कर दीजिएगा, देख लिया आपको। ओके, नेक्स्ट वांट्स टू प्रेजेंट, इसको करते हैं बंद। तो सीमा फॉरम हो गई है जी। नाले और जो कंपनी के जगह होते हैं लोकल गवर्नमेंट वाला। सर्च प्रपोजल ये किसका है जी? शकील साहब जो चले गए, उनका नजर आ रहा है वो खुद गायब हो गए। अरशद साहब चले जी, आप आ जाए क्लास में। नवी साहब आप आ जाए। ये सर आप देख लीजिए, मैं 1 मिनट आप पहले कनेक्ट कर दूं आपको, फिर आप बैठे आराम से। हाँ, एक मिनट, मैं आप समझ, हाँ एरो वाला बटन दबेगा, बिल्कुल दबेगा। लेट मी जस्ट, पहले मैं आपको डिस्प्ले कर दूं, फिर आप समझ आ जाएंगे।
ठीक, चलो जी। हाँ, हाँ, पहले हम इमेज कैप्शन को डिस्कस करते हैं। इमेज कैप्शन सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि हम इमेज टाइटल को सर नहीं बताया आपने, टाइटल क्या है? सर टाइटल रिव्यू फॉर द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ इमेज कैप्शन। अच्छा देखिए, टाइटल जो है थोड़ा सा आपने करना ये है कि आपने टॉपिक ढूंढ लिया है, इमेज कैप्शनिंग करनी है आपने, ठीक है, तो टाइटल रिव्यू नहीं होता, वो तो आपने लिटरेचर रिव्यू करना ही करना है ना। अब ठीक आपका है, टाइटल ये होना चाहिए कि खास एक तरीके से आप इमेज कैप्शन करेंगे, वो टाइटल में आ जाएगा। ठीक है ठीक सर, है, तो करेक्शन लगा ठीक लीजिएगा अभी, ठीक है। ठीक है सर, बट क्योंकि आपने काफी से बात शुरू की है, तो थोड़ा सा मतलब लेट शुरू किया था, तो आई अंडरस्टैंड थोड़े इश्यूज होंगे, बट इमेज कैप्शनिंग का कोई तरीका आपने रिफाइन करना है, तो आप बताएं ठीक क्या है सर, करें। ठीक है। आप इमेज कैप्शनिंग मतलब कि इमेज को हमने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर जिस तरह हम एक पिक्चर को देखते हैं, वो पिक्चर हमें बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह हमने इस कंप्यूटर इसको यूज करना है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से दोनों मर्ज हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर विजन को हम पिक्चर को रीड करते हैं और उसको हम वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप इसमें ये आगे। ठीक है, अब अच्छा इसकी एक्सेसिबिलिटी मतलब है कि इसकी जो एप्लीकेशन है हमारे पास, मतलब है कि जैसे सपोज हम रोबोटिक्स में हम इसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या जो हम इनकेपेबल एक बंदा है या ब्लैंक बंदा है, उसके पास कैमरा है, वो उसकी तस्वीर दे दे, वो उसको समझ आ जाए कि वो उसको वर्ड में कन्वर्ट करके उसको वॉइस में कन्वर्ट करके आपके सामने ऑब्स्टिकल है, आपके सामने क्या चीज है। ठीक है, या जिस तरह ऑटोमेटिक कार्स जो आ रही है वो आपको पहले से बता देती है कि आपके सामने एक हार्डवेयर आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह। ठीक है, की अचीवमेंट पहले इसमें ये होता था कि पहले इनकोडर मतलब है कि इसमें रूल बेस्ड मेथड यूज होता था, टेम्पलेट बेस्ड। ठीक है, अब इसके बाद जब डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस तो उसमें हमारे पास आ गया इनकोडर, इनकोडर सीएनएन और रिकरेंट मेथड्स आ रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम चल बस। ठीक है, और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट यूज हो रही है वो गैस यूज हो रही है। ठीक है, तो और ये थोड़ा सा मतलब है कि एडवांस उसमें ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि मैं की तो वो आपको फीलिंग्स तक भी बता दी। ठीक है, चीजें बता देती हैं। अच्छा, अब इसमें मतलब है कि मसले क्या आ रहे हैं, मतलब कि चैलेंजिंग है। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अच्छा, ये लिटरेचर रिव्यू है। ये थोड़ा से पेपर्स हमने बताए होंगे कि फिर कौन या इतिहास ने किया था, उसने कैसे जो चैलेंजेस उसने एड्रेस किए थे वो कैसे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी इन नेशनल कॉन्टेक्स्ट उसने किया था। वॉन्ग ने क्या किया था, उसने सिम्प्लीफाइड बाय प्लान में कॉन्टेक्चुअल रीजनिंग उसने किया था। न्यू एट ऑल ने साइलेंट रीजन अटेंशन एंड कैप्शन प्रेसिडेंस यूज किया, मतलब उसकी ने एड्रेस किए थे। इस तरह तकरीबन सारी हो गई। अच्छा, अब इसमें रिसर्च गेट्स का क्या आ जाती है। अब रिसर्च गेट्स में मॉडल, ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक और कल्चर थोड़ा से मसले मसाइल आ रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपने लिस्ट में एक मॉडल है डेटा सेट का आपने ट्रेन किया, अब वहां पे एक बंदा स्टूडेंट पूछेगा, अब अगर उसको हम वे ईस्ट में कर दे, पाकिस्तान में कर ले, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो में बताएगा, थोड़ा सा वो डिफरेंट उसको फील करेगा, क्योंकि वहां पे वो बंदा शूटिंग फुटेड है या फिर डिफरेंट होगी, तो उसे सिनारियो क्या हो जाएगा, वो कहेगा यार ये कोई गरीब बंदा है, पता नहीं क्या, वो डिफरेंट सिनारियो। तो थोड़ा सा मतलब सिस्टम को हमने ट्रेन करना है, तो थोड़ा सा हमने इसको मतलब कि सब रीजन्स के ऊपर या सब जैसा हर कल्चर होता है। ठीक है, अच्छा हाई कंप्यूटेशन मसला एक और चीज आ जाती है कि कंप्यूटेशन भी हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, पिक्चर इमेज डीप लर्निंग सारी इन्वॉल्व, थोड़ा सा ये गेप है तो हमारे पास मतलब कि एक मसला मसाइल आते रहते हैं। ठीक है, एथिकल कंसर्न लाइक फेयरनेस, कल्चर सेंसिटिविटी, डिमांड डिबेट इंटरप्रेट लेवरेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड, ठीक है, वही जो ऊपर जो हमने बताया कि थोड़ा सा ये लिंग्विस्टिक में भी थोड़ा सा जो हमने देखना है कि यार उसका जो लैंग्वेज मतलब है कि प्रॉपर वर्ड्स और सही तरीके से मतलब है कि हम कह सकते हैं ना कि जुमले में सेंटेंसेस होते हैं। अब एक काम करने के दो तरीके हैं। अब हम कह सकते हैं कि यार ये काम इस तरह कर लो, लेकिन वही हम डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब हमने इसको कैपेबल करना है कि ये एक सॉफ्ट और तरीके से जो हम कह सकते हैं कि
मतलब कि एक वर्ड हम नहीं यूज कर सकते हैं। हम कुछ तो एक सिंपल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हम एक बंदे को आप कह सकते हो तो पेट भर दो, एक बंदे को आप कह सकते हो कि खाना खा लिया, दोनों मतलब सेम है। लेकिन क्या आ रहा है कि वर्ड में डिफरेंस है, एक हार्श वर्ड्स है, एक बड़े अच्छे पोलाइट पोलाइट और अच्छे वर्ड। थोड़ा सा ये मसले, थोड़ा सा हमें ये चीजें भी देखनी है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब कि करंट नॉलेज सर्वे जनरलाइज है, बस वही है कि जो मैंने पहले बताई, ठीक है, कि थोड़ा सा हमें ये चीजें देखनी है। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन में हाउ इमेज कैप्चरिंग सिस्टम टू बी डिजाइन जनरलाइज अक्रॉस डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर देयर वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट व्हाइल मेंटेनिंग प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट। मतलब कि मॉडल को हमने ऐसे ट्रेन करना कि ये सब पे और ये अक्रॉस ऑल रीजंस ये उसके डेटा को कैप्चर करे और साथ में उसकी एक्यूरेसी में भी डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब चाइना में, चाइना की एक अलग उनका लाइफस्टाइल है, पाकिस्तान के डिफरेंट स्टाइल। अब हम पाकिस्तान में भी जाए एडीके का एक अलग लिविंग स्टाइल है, ठीक है, या अगर हम बलूचिस्तान चले जाए, पंजाब चले जाए, एक डिफरेंट लिविंग स्टाइल है। तो थोड़ा सा मतलब कि हर रीजन में हमने इसको ऐसा ले सकते हैं ना कि ये हर एक को थोड़ा सा वो करता है। What approach and integrate ethical consideration such peer is cultural sensitivity, मतलब ये cultural sensitivity को भी कर, ठीक है, मतलब ये जो कल्चर है ना उसको भी कैप्चर करता है, ठीक है। मतलब क्या अगर हम पाकिस्तान में, हम केबीके में या हमारे रीजन में इस एरिया में हम एक बंदा है वो उसने प्रॉपर वो उसको हमने मॉडल ट्रेन कर दिया, लेकिन अगर उसको हम इंडिया में ले जाए, जिस तरह के अक्सर लोग होते हैं उन्होंने मतलब कि शर्ट नहीं पहनी हुई थी, उसके क्रीज होते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मॉडल के पास साथ उसको हम करेंगे, वो कहेगा भाई ये कोई गरीब बंदा है या पता नहीं क्या, इस तरह अजीब सा बिहेवियर करना शुरू कर दे। तो थोड़ा हमने इन चीजों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, रिसर्च क्वेश्चन को हमें कन्वे करना और इसको एड्रेस करना है, ठीक है। आप मेथोडोलॉजी पे आ जाए, ऑब्जेक्टिव ठीक है, आप मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी तो हम डेटा प्रोसेसिंग, मतलब इसमें हम जो यूज करेंगे वो लेकर एक अभी एक और कोको एमएस कोको इसमें ये दिस इज मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो कोको और फ्लिकर 30 इस पे लोकलाइज डेटा सेट, इस पे हम इसको ट्रेन करेंगे, ठीक है। इसमें फिर हम डेटा ऑगमेंटेशन और बाइसेंस को भी थोड़ा सा हम कन्वे करेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा चीजें जो है ना वो इम्प्रूव हो। और ये तीसरी टाइम से थोड़ा सा हमने नीचे से बनाया हुआ है जब से हमने वो काम किया था, ठीक है। तो ये और ये ठीक है। दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा देखिए अभी ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबली थोड़ी सी, अब चूंकि स्टार्ट अभी आपने किया थोड़ा वीक है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। फोकस रखे इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, जो इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है वो कैसे होगी, डाटा सेट्स उनकी क्लीनिंग, उसका एक्विजिशन का प्रोसेस, फिर उसके ऊपर टेक्निक कौन सी अप्लाई होगी, वो थोड़ा भी आपको उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो वो थोड़ी सी चाहिए होगी कि आप थोड़ा उसका टॉपिक अब आपका बन गया है, अब इसको आपने ना, ठीक है, इसको आपने हजम करना है, ठीक है सर। ठीक है, खाना पीना हजम करना है ताकि ठीक तरीके से ये आ, आपकी आउटपुट नजर आए इसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का मुझे कमी लग रही है आपकी बातचीत में, नहीं वो मूवमेंट करते हुए थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना होता है अपने आप को, कम लफ्जों में ज्यादा बात कन्वे करनी होती है, मूवमेंट कम होती है, तो मेरा सर वो रिदम का मसला होता वो है आपने ऐसा। इसको प्रैक्टिस से ठीक करना है, हाँ, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बंदे को बहुत कुछ आता होता है लेकिन वो अगर ठीक तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाए ना, तो भी उसकी फिर वैल्यू थोड़ी नीचे आ जाती है। तो आपने उसको प्रैक्टिस करनी है, अपने इस एस्पेक्ट को पॉलिश करना है, तो होपफुली इंशाल्लाह आप अच्छा थीसिस करेंगे। थीसिस करना तो है ना आपने? सर अभी नहीं करना है मुझे, जॉब अच्छा। से 2.5 घंटे मिल जाता चलो, है। मैंने फिर लेक्चर गलत दे दिया, मैं तो समझा थीसिस देना है आपने। नहीं नहीं सर, अच्छी बात है सर, वो ठीक लग है, तो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक हो गया, इसको इम्प्रूव कीजिए। बहरहाल अभी जो आपकी डॉक्यूमेंट आएगी वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर शेयर नहीं किया अभी तक तो। नहीं नहीं वहीं आप कुछ पूछना चाह रहे हो मुझसे, वहीं जी सर, अख्तर? जी सर, जस्ट सर सर रिगार्डिंग सर प्रेजेंटेशन के लिए मोबाइल कह रहा था मोबाइल जब नवीद साहब की स्टार्ट होने लगी थी उस वक्त सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाह रहा था सर, आई वाज रेडी टू। अच्छा बस ठीक है, अभी अब थोड़ा सा हमने इधर ऑन कैंपस को किया है, शुरू में हमने जो है वो लिया था सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, तो अब थोड़ा सा आप इनकी प्रेजेंटेशंस देखें और देन वी विल टेक यू ऑन ऑन बोर्ड इंशाल्लाह सून आफ्टर दैट, राइट सर, राइट सर, ठीक है। राइट सर, राइट ठीक सर, हो गया। राइट आप सर। कहाँ पे स्टेशन, फहीम अख्तर किधर है आप इस वक्त?
सर मैं पोस्टेड तो इधर ही हूँ, पिंडी में हूँ सर। अच्छा, और आप डीएल लेकिन स्टूडेंट है, मैं ऑन कैंपस है? सर डीएल स्टूडेंट हूँ, मैं सर अच्छा डीएल अच्छा, स्टूडेंट। ठीक है, चले, वी लिसन टू यू इंशाल्लाह, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी सर हम राइट सर, राइट राना सर, साहब को इनवाइट कर लें अभी, फिर साबिर साहब भी राइट कहें, सर, राइट। बस चलिए। आपने नमाज पढ़नी है, मार्क्स मैं आपको देता हूँ, मैं आपको देता हूँ, ठीक है, नाम है जिसमें एक जीएससी होती है, वो नहीं है, जीएसआरएमसी नहीं है, तीनों नहीं है। थीसिस वन में 3 कमेटीज होती है ना, ईसीपी होती है, जीएससी होती है, जीएसआरएमसी होती है, तो आपने भूल गया ना सर, एक ईसीपी का मेंशन किया हुआ है। चलिए, इससे आपको आपका पेपर दे दूं मैं, 1 मिनट। नवीश आसागिर, नवीश साहब, ठीक है, आप बता दीजिए। 22 मार्क्स हैं आपके, 25 में से 22 नंबर है। ठीक है सर, ओके ओके, लेकिन सीमा को क्या करना है? ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं लेट मी सी कि किन की प्रेजेंटेशन मेरे सामने अभी आ रही है। फाइनल, फाइनल के नाम से आपने ही भेजी हुई है शायद, रिसर्च प्रपोजल फाइनल। पहले आपने एक रिसर्च प्रपोजल भेजा है, फिर आपने एक फाइनल भी भेजा है। पहले वाले में दो स्लाइड है। ठीक है, चलो लेट्स लिसन टू यू। अब आपका पूरा नाम क्या है? रामेश की शकील साहब, ठीक है। और आप क्या, आप कर क्या रहे हैं, आप कमिटमेंट क्या है आपकी, एक्टिव मतलब डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री में? ठीक है, इसलिए शुरू में आपने जो मिड टर्म एग्जाम दिया उसमें बस आपने सारी हेल्थ मिनिस्ट्री की चीजें लिख दी हैं। सर वो रिसर्च तो सारी इसको की करते हैं हाँ, सारा पढ़ तो प्रोजेक्ट साइड पे भी आए। वो थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप आपने चीजें लिखी हैं, शायद पढ़ा हुआ नहीं था उस टाइम पे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं आपने इस वक्त क्या किया हुआ है। तो जी चले, ओके, ये आपकी प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले करता हूँ, और इसको शेयर भी कर लिया हमने, और अभी इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, ये लीजिए। तो किसी से वो गिर जाता है, थोड़ा ख्याल करना। चले, अब आप स्टार्ट कीजिए, बताइए क्या कर रहे हैं। The topic of my research proposal, that is identification of outcome and associated risk factors of rheumatic arthritis. Uh, Topic has a strong significance because whenever we talk about heart diseases, usually people refer to CVDs, chronic vessel diseases, or valvular prolapses, but very less frequently this topic is being touched. Rheumatic heart disease is usually die within a 1 or 2 year time. So patient presentation is there are multiple factors we are going to discuss, and then a collective result will be presented in the final thesis. What is the purpose and significance of the study? The purpose is that the local data is quite deficient in this topic. What is the actual prevalence of rheumatic heart disease in our population? Actually, initially, I want to tell that rheumatic heart disease is a single word, but it is not a single disease. It is a complex group of conditions that collectively termed as rheumatic heart disease. So, in each element of that complex structure should be calculated, and hence this defines the purpose of the study in 2024. As long there is no evidence about the positive factors, no one go for remedial measures. Obviously, a person has a short case aware, he will go to doctor that I am not feeling comfortable, check for me, and he will advise some ECG. If ECG is clear, then he is going to advise some antibiotics. A very hard attention is given towards the rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease is really present at a longer stage when there is no treatment option can be selected other than surgery or again valvular repairments. That is the costly and life-threatening too. So, initial identification of disease burden, identification of risk factors could be beneficial a lot to the population, especially in the developing countries which have a poor environmental condition and poor hygienic conditions. Okay. Introduction. I have 5 paragraphs as per format. This is summarized version. I have initially discussed about how many people suffer from this disease globally and what are the symptoms that may a person feel.
painful joints, shortness of breath, random fever episodes, and sometimes discomfort in the chest are the most common symptoms that can be present. ECG and echo collectively could identify such patients, and then some treatment options could be selected. Later on, if not treated, it could cause heart failure, cardiac arrest, or even the sudden surprise death or stroke conditions could also be present due to this rheumatic heart. Going through the literature, initially, fever is found to be reason behind the development of rheumatic disease. Why it happened? Rheumatic heart disease is basically the originator of rheumatic heart disease is basically rheumatic fever. Rheumatic fever is a type of fever that is caused by streptococcal bacteria. This bacteria goes into the body through air, bad quality air, or through your food habits or your bad hygienic condition practices. In children, rheumatic fever is common, but adults are also suffering from this condition because there are studies which say that a person having some rheumatic fever in lesser age, like 10 or 15 years, may develop rheumatic heart disease 22 or 25 years age. अच्छा राणा साहब थोड़े देर रुकेंगे। देखिए ये जो भी आप सारा प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये रिसर्च चीजें नहीं है। टाइटल जरा जाएंगे, टाइटल पे क्या है? मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा ना, तो पहले आ जाते तो पहले करेक्ट हो जाते आप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटकम्स एंड एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स ऑफ rheumatic heart disease। ये तो एक सॉर्ट ऑफ आप कहें ना कि एक वाइट पेपर टाइप है, स्टडीइंग समथिंग। असूलन यहाँ पे आपको, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं ना, अब यहाँ पे आपको कोई ना डाटा एनालिसिस टाइप का कोई काम करना चाहिए था इसके अंदर। अगर अभी भी देखें कि ऐसी क्या चीज में आप कर सकते हैं जिसमें आप कोई डाटा कलेक्ट करें और उसकी कोई एनालिसिस कर सकें, क्योंकि अभी तक जो पेपर्स दिखा रहे हैं और जो ये दिखा रहे हैं उसमें तो ऐसी कोई चीज ये जो लिटरेचर डाला है मैंने, सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन वाली है, मेथोडोलॉजी और एनालिसिस में सारी डिटेल्स हैं कि हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं। चले फिर जरा थोड़ा फोकस कीजिएगा ना, पेपर्स में भी कोशिश करें कि वो पेपर रखें, लिटरेचर रिव्यू में वो पेपर्स रखें जिनमें कोई इस तरह की एनालिसिस टाइप चीज उन्होंने करके दिखाई हो। ठीक है, चलो दिखाइए। अब आप पेपर पे आ जाए, मेथोडोलॉजी पेपर की मेथड ये जो इनकी थोड़ा बताएं ना, इनमें क्या है? This is first paper that usually depicts about the epidemiology and description of disease, and other is about rheumatic heart disease. Not easy. It does about the modes of identification of disease. This was a cross-section studies by design, and patients are subjected to ECG and echo, and along with clinical symptoms when coordinated and identification was done whether the patient has rheumatic heart disease or not. Third paper. This determined the risk factor. This was a cross-section comparative study that identify a patient with chronic vascular disease versus rheumatic heart disease, and identify the factors which were present in development of this rheumatic heart disease versus the patient with chronic vascular disease. The pattern of development of both diseases is quite different, and seeing that the risk factors are different. The high cholesterol could cause chronic vascular diseases, but hardly cause rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease is basically again due to rheumatic fever. And in the fourth study, we have discussed about remedial measures. Obviously, when some disease is identified, its burden is calculated, then how can we prevent them? In fourth study, this has descriptive study which have described the phenomena that could be occurred, and that options would lead to the healthy lifestyle, and it includes again environmental control, hygienic control, and good food practices. सर इसमें ये बताएं ना कि इसमें डाटा एनालिसिस क्या हुई हुई है, ये आपको बताना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है, कितने परसेंट लोगों की हेल्थ कंडीशन अच्छी थी, तो इसलिए इसमें rheumatic heart disease नहीं हुई, कितने परसेंट जो थे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, इकोपेक मेटल सिग्नोसिस, आर्टिस्ट सिग्नोसिस, कितने परसेंट लोगों की थी, और जिन लोगों की फूड स्टाइल अच्छा था उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। अ पर्सन हैविंग hand washing practices has lower chances to suffer from it